इस फिल्म ने एक पीढ़ी को भारी मनोवैज्ञानिक दहशत पहुंचाई। हालांकि पूरा एक दशक बीत चुका है, प्रलय के दिन के दृश्य अभी भी अनगिनत फिल्म प्रशंसकों को डराते हैं। कहानी की शुरुआत 4 लोगों के एक परिवार से होती है जो गर्म नाश्ते का आनंद ले रहा था। अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा और लाओ वांग जल्दी से अपने 2 सौतेले बेटों और अपनी पत्नी के साथ मेज के नीचे छिप गए। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य जमीनी लड़ाई थी, लेकिन उनकी पत्नी के पूर्व पति जियाओ शुआई अंदर आ गए और उन पर बिना ज्यादा स्पष्टीकरण के अपने साथ चले जाने के लिए चिल्लाने लगे। जब तक वे कार में बैठे, उनका घर पहले ही खंडहर हो चुका था। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और बाहर निकल गया, जबकि उसके पीछे की जमीन लहरों की तरह उठती और गिरती रही। इस समय बूढ़े लोगों का एक समूह उनके सामने आया, जो धीरे धीरे तस्वीरें ले रहे थे। असहाय युवक के पास हरे मंच पर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और फिर उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को बढ़ती सड़क पर दौड़ते हुए देखा। तेज गति और सीवर पाइप की चपेट में आ गए। घर पर पानी का छिड़काव हुआ, और जब लाओ वांग राजमार्ग पर पहुंचे तो उन्होंने सीमेंट ट्रक को राजमार्ग से नीचे जाते देखा। जमीन दसियों मीटर लंबी दरारों से फट गई। जियाओ शुआई ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया, जीवन की धार का परीक्षण किया और ऊंची दीवार से बाल बाल बच गया, लेकिन गिरती इमारत से अवरुद्ध हो गया। वे मौत से बाल बाल बच गए और हवाई अड्डे की ओर भागे। केवल पायलट को देखा जिसे लंच बॉक्स मिला था। सौभाग्य से लाओ वांग ने कई ऑनलाइन पायलट पाठ्यक्रम लिए थे, लेकिन अब वो मर चुका था। जियाओ शुई के मजबूत अनुरोध पर लाओ वांग ने गोली खा ली और चालक की सीट पर बैठ गए। जैसे ही विमान शुरू हुआ, रनवे ढहने लगा, लेकिन अंतिम क्षण में उसने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। पूरे महाद्वीप को खामोश देखकर विमान में बैठे सभी लोग चिंतित थे। आखिरकार जियाओ शुआई के पास उन्हें समझाने का समय था कि 3 साल पहले 2009 में वैज्ञानिक लाओ फेई और थर्ड ब्रदर ने पता लगाया था कि पिग गल के पृथ्वी से टकराने के बाद सौर तूफान उत्पन्न होते हैं। 1.51 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक भौतिक प्रतिक्रिया हुई। पृथ्वी के कोर का तापमान हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। उनका अनुमान है कि ये 2012 में सामान्य तक पहुंच जाएगा। तब तक पृथ्वी एक अभूतपूर्व विलुप्त होने की आपदा के अधीन होगी। राष्ट्रपति को खबर पता चलने के बाद उन्होंने तुरंत एक बैठक के लिए राज्य के प्रमुखों से संपर्क किया। जल्दी से नूह के संदूक के लिए एक योजना तैयार की और चीनी बुनियादी ढांचे के दिग्गजों से इसे बनाने में मदद करने के लिए कहा, ताकि योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। लेकिन विभिन्न जानवरों के अलावा जो लोग नूह के जहाज पर चढ़ सकते हैं, वे या तो विभिन्न क्षेत्रों में कुलीन हैं, या वे नूह के जहाज के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए टिकट खरीदने के लिए 1 अरब यूरो खर्च करते हैं। और जियाओ शुआई जैसा नौसिखिया इस योजना को जानने के लिए भी योग्य नहीं है। वो कुछ दिन पहले अपने 2 बच्चों के साथ रॉयल पार्क में डेरा डाले हुए था। उसकी मुलाकात एक पागल आदमी से हुई जिसने धमकी दी थी कि दुनिया नष्ट होने वाली है, और उसके मुंह से नूह के जहाज की योजना के बारे में सुना। जियाओ शुआई को स्पष्ट रूप से उस समय इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह उसके अमीर मालिक ने फोन किया और उसे अपने 2 बेटों को हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए कहा। इस क्षण तक उसने शहर में दरारों और हाल ही में लगातार आए भूकंपों के बारे में कभी नहीं सोचा था। हाल ही में जो कुछ हुआ उसे समझाने के बाद जियाओ शुआई ने अंततः प्रलय की खबर पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि वो अब रॉयल पार्क के लिए उड़ान भरेंगे। पागल आदमी ने उस समय कहा कि उसके पास नूह के संदूक के स्थान का एक नक्शा है। विमान के सफलतापूर्वक उतरने के बाद जियाओ शुआई ने अपनी पूर्व पत्नी से विमान में ईंधन भरने के लिए कहा और फिर अपनी बेटी को पागल की कार खोजने के लिए ले गया, लेकिन वह नहीं था कार में। लेकिन कार में रेडियो सुनने के बाद उसे पता चला कि पागल आदमी पहाड़ की चोटी पर दर्शकों को वास्तविक समय का प्रसारण दे रहा था। जियाओ शुई तुरंत वहां चला गया और आखिरकार उसे पहाड़ की चोटी पर पाया नक्शा उनकी कार में था। रॉयल पार्क 600,000 युआन के लिए निष्क्रिय था। 2008 के सुपर ज्वालामुखी ने दुनिया को एक वास्तविक विनाशकारी परिवर्तन दिखाया। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। इसके विस्फोट का मतलब मानव जाति का अंत भी है। हालांकि अपने कुशल ड्राइविंग कौशल के साथ जियाओ शुई ज्वालामुखी के नीचे उल्कापिंड जैसे चट्टानी पैर से बचने में कामयाब रहे और अंततः टूटे हुए रनवे पहियों को पार कर गए। सुरक्षित रुकने से पहले ही जियाओ शुई ने अपनी बेटी को अपनी पूर्व पत्नी को सौंप दिया और वो तेजी से कार में वापस आया और बड़ी संख्या में किताबों के बीच अप्रत्याशित रूप से नक्शा ढूंढ लिया, और अगले ही पल एक चट्टान जमीन से टकरा गई। जमीन खतरनाक हो गई। वे और कार एक साथ गिर गए। सभी ने सोचा कि जियाओ शुई निश्चित रूप से हार मानने वाले थे। लाओ वांग ने तुरंत अपनी गति धीमी कर दी। पत्नी वो सफलतापूर्वक विमान पर चढ़ गया। संकट से अस्थायी रूप से राहत मिलने के बाद जियाओ शुई ने नक्शा खोला और निश्चित रूप से नूह के संदूक का विशिष्ट स्थान उस पर अंकित था। लेकिन अगर वे चीन पहुंचना चाहते थे, ये छोटा विमान स्पष्ट रूप से वहां नहीं उड़ सकता था। इसलिए वे लास वेगास हवाई अड्डे पर उतरे। वे यहाँ एक बड़ा यात्री विमान लेना चाहते थे, लेकिन हवाई अड्डे पर अब अराजकता थी और सभी विमानों ने उड़ान भरना बंद कर दिया था। उनके पास भीड़ का अनुसरण करने और टर्मिनल हॉल में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियाओ शुई ने अचानक अपने अमीर मालिक को देखा और जान लिया कि उसके पास इस समय अमीर आदमी का टिकट है। अंगरक्षक ने पूछा और कहा कि उसे एक विमान मिल गया है जो चीन के लिए उड़ान भर सकता है, लेकिन इसे उड़ाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है। इस तरह आधे समय के पायलट लाओ वांग फिर से खतरे में थे। सभी लोग हॉल से बाहर चले गए और सुरक्षा अधिकारी की चेतावनी के बावजूद परिवहन विमान में चढ़ गए। हालांकि
टेक ऑफ के दौरान विमान खंड में चला गया और वे भी एफिल टावर से टकराने के बाद विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे और नीचे बिखरते रहे। लास वेगास में उन्हें बहुत दुख हुआ और फिर वे खुश हो गए जब तक वे तिब्बत चीन पहुंचे और नूह के संदूक को पाया। उन्हें जीवित रहने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही समय बाद लाओ वांग नीचे आए और सभी से इसे चलाने के लिए कहा। हालांकि वे एक बड़े विमान में बदल गए क्योंकि दूरी बहुत दूर थी। उन्हें हवाई में ईंधन भरने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से हवाई, जो इतना भावुक था, अब कोई जुनून नहीं है, केवल गर्मी बची है और अब यह असंभव है ईंधन भरना। वे केवल उड़ान जारी रख सकते थे, लेकिन सौभाग्य से महाद्वीपीय प्लेट 1000 किलोमीटर से अधिक तक दक्षिण की ओर चली गई और विमान सफलतापूर्वक तिब्बत पहुंच गया जब उसका ईंधन खत्म होने वाला था। दुर्भाग्य से उनके पास उतरने के लिए कोई जगह नहीं थी। विमान के इंजन एक एक करके लीक होने लगे। वे इस अपेक्षाकृत सपाट जमीन पर केवल आपातकालीन स्थिति से बच सकते थे। फुहाओ ने एक रास्ता सोचा और जियाओ शुई को गाड़ी चलाने के लिए कहा, और जब विमान टैक्सी चला रहा था तब उसने सभी को बाहर निकाला। सब कुछ तैयार था। फुहाओ के अंगरक्षक ने लाओ से पूछा। लाओ वांग पहले उनके साथ गए और वो विमान को सुचारू रूप से चलाने के लिए अकेले रहे। अंगरक्षक ने अपनी जान बचाकर सभी को बचाया। इससे पहले कि वे ग्लाइडिंग समाप्त करते, उन्होंने दर्जनों चीनी हेलीकॉप्टरों को विभिन्न बड़े जानवरों को ले जाते देखा। यहाँ ये तिब्बत, चीन और दुनिया में आशा का आखिरी स्थान है। जियाओ शुआई के परिवार ने सोचा कि वे अंततः बच गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे नूह के जहाज की नाव पर नहीं चढ़े। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि अमीर आदमी ने अपनी नाव छोड़ दी थी। छोटी बेटी और उसे अपने साथ ले गए। मेरे 2 बच्चे नूह के जहाज पर गए और विमान को जाते हुए देखा। उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि वे इतनी महंगी नाव नहीं खरीद सकते थे। प्रति व्यक्ति 1 अरब यूरो की संभावना खत्म हो गई, लेकिन जियाओ शुआई ने हार नहीं मानी। लंबे समय तक चलने के बाद उन्हें अंततः एक ट्रक का सामना करना पड़ा और वह एक पोता था। रुक गए। हालांकि भाषा अलग थी, लेकिन फिर भी वे उन्हें एक साथ सड़क पर ले गए। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि वे नूह के जहाज पर जा रहे थे। ये पता चला कि बूढ़े व्यक्ति का सबसे बड़ा पोता जहाज में वेल्डर के रूप में काम कर रहा था। एक वेंटिलेशन डक्ट जानता था जो गुप्त रूप से आंख में प्रवेश कर सकता था, लेकिन अचानक वहाँ अन्य अजनबी थे और वेल्डर का चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, खोजे जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालांकि उसकी पूर्व पत्नी चीनी नहीं समझ सकती थी। वो देख सकता था कि वह दुविधा में थी, इसलिए उसने उसे अपने साथ लाने की विनती की। दोनों बच्चों को वयस्क होने के कारण अंदर जाने की आवश्यकता नहीं थी। अंततः दादी के अनुरोध पर सबसे बड़ा पोता सभी को अपने साथ ले गया। जैसे ही वे अंदर घुसे, वैज्ञानिक लाओ हेई और संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी पहुंचे। यह एक चमत्कार जैसा लग रहा था। कार्यवाहक राष्ट्रपति नूह के जहाज की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। जहाज पर चढ़ने के कुछ समय बाद तीसरे भाई ने फोन किया। लाओ हेई ने तुरंत उससे पूछा कि वह किस जहाज पर है। अप्रत्याशित रूप से तीसरे भाई ने कहा कि वह अभी भी भारत में है। कोई भी उसे लेने नहीं आया, लेकिन अब उसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बिना लोग दुनिया के अंत तक इसकी खोज नहीं कर पाएंगे। तब तक सभी मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, जो महत्वपूर्ण था। लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए नहीं आया। अंत में वह और उसका परिवार सुनामी में गायब हो गए। हालांकि लाओ हेई गुस्से में थे। तीसरे भाई ने कहा कि सुनामी जल्दी आ गई थी, इसलिए उन्होंने नियंत्रण कक्ष में जल्दबाजी की और डेटा की पुनर्गणना की और इसे नवीनतम खुफिया जानकारी के साथ जोड़ा। निष्कर्ष निकाला कि सुनामी के यहाँ आने का समय केवल 28 मिनट और 9 सेकंड था। उस समय सुनामी आग से टकराएगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने तुरंत राज्य के प्रमुखों से संपर्क किया। सावधानी पूर्वक चर्चा के बाद उन्होंने प्रवेश द्वार को बंद करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ें और हार मान लें। जो लोग अभी तक जहाज पर नहीं चढ़े थे, वे अमीर लोग जिन्हें आंख नंबर 4 पर चढ़ना था, उन्हें पकड़ लिया गया। जब उन्होंने सभी आंख को एक ही समय में बंद होते देखा, तो दाजूंग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ था गलत। इसलिए उसने गार्ड को मुक्का मारकर गिरा दिया और सभी को आग की ओर ले गया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। यह एक विमानवाहक पोत से कई गुना बड़ा जहाज है। नूह के आग को बनाने में चीन को 3 साल लग गए और ये तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर बनाया गया है, जो केवल ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ कोई पानी नहीं है, लेकिन 20 मिनट में एक सुपर सुनामी होगी और इसी तरह की सुनामी पूरी दुनिया में आई है। यहाँ तक कि विमान वाहक भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं। प्रभाव हर महाद्वीप में तेजी से बाढ़ आ गई है और आशा का यह आखिरी स्थान दृश्य भी अराजक था, क्योंकि सुपर सुनामी जल्दी आ गई थी और नूह के संदूक का दरवाजा भी जल्दी बंद कर दिया गया था। इन अमीर लोगों ने टिकट पर 1 अरब यूरो खर्च किए प्रत्येक व्यक्ति, और स्वाभाविक रूप से वे पीछे नहीं रहना चाहते थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में लोग आए और चट्टान से 100 मीटर नीचे उतरने के बाद दाजूंग और उनके बच्चे चतुराई से नीचे छिप गए। गलती से जियो शुआई और अन्य लोग जहाज के किनारे पर चढ़ गए और सफलतापूर्वक गुप्त मार्ग में प्रवेश कर गए। हालांकि जो लोग उसके पीछे रह गए थे, छोटी प्रेमिका ने भी अंतिम क्षण में उसे नमस्ते कहा। सार्वजनिक मशीन ने एक और पाइप खोला और एक एक करके जहाज के अंदर चढ़ना शुरू कर दिया। नियंत्रण कक्ष में लाओ हेई ने निगरानी कैमरे के माध्यम से जहाज के बाहर अवरुद्ध लोगों को देखा। वह अंततः अपने तीसरे भाई की मौत के बारे में सोच रहा था। इसकी मदद के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के विरोध के बावजूद उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क किया। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। चीन ने नेतृत्व किया और अन्य देश भी दरवाजे खोलने और बाहर के लोगों को जहाज पर चढ़ाने के लिए सहमत हुए। सुनामी आने में 2 मिनट से भी कम समय था। सभी लोग जहाज में प्रवेश कर गए। कप्तान ने हैच दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। दाजूंग, जो दरवाजे के नीचे फंस गया था,
को बाहर निकलने का मौका मिला, लेकिन उसके पास केवल बाहर निकलने का समय था। बच्चे को बाहर भेज दिया गया, लेकिन वो गलती से गिर गया। जब हर कोई आने वाली सुनामी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, तभी हैच ने अचानक काम करना बंद कर दिया। जब हैच खोला गया तो हान गोंग और लाओ वांग गलती से गिर गए घूमने वाले गियर के लिए। हालांकि जियाओ शुई ने लाओ वांग को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने दूसरे नाम के बजाय लाओ वांग को बुलाया। हालांकि लाओ वांग की मृत्यु हो गई और उनकी मशीन फंस गई। आग का आरंभ नहीं होगा। इस समय एक विशाल सुनामी दुनिया को नष्ट कर देगी। माउंट एवरेस्ट ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो सुनामी में डूब जाएगा। दुनिया चीन में बने नूह के जहाज ने मानव जाति को बचाने के अपने मिशन को पूरा करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से आंख नंबर 4 की हैच को बंद नहीं किया जा सका। हालांकि आपातकालीन प्रणाली ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बाढ़ वाले क्षेत्र में अलगाव दरवाजे उठाए गए। जब तक हैच को बंद नहीं किया जा सकता, पूरे आग का इंजन शुरू नहीं हो पाएगा और सभी के लिए एकमात्र भाग्य मौत का इंतजार कर रहा था। महत्वपूर्ण क्षण में लाओ हे ने डिवाइस का उपयोग करके निगरानी पारित की। उन्होंने जियाओ शुआई के समूह की खोज की जो लोग आग में घुस गए थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह इन लोगों से संबंधित होना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अलगाव द्वार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। उसने दरवाजे पर इंटरकॉम सिस्टम के माध्यम से जियाओ शुई को बताया कि कुछ फंस गया था हैच का गियर, जिससे हैच को बंद करना असंभव हो गया। अगर इसे जल्दी से हल नहीं किया गया तो अगली सुनामी आने पर आग माउंट एवरेस्ट से टकराएगा। जियाओ शुई को तुरंत एहसास हुआ कि हैच को बंद नहीं किया जा सका। इसका कारण हान लुकिंग होना चाहिए। असहाय परिवार के सदस्यों को पानी में भीगते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि यह संकट उसके स्वयं के कारण हुआ था। उसने मरने की ठान ली थी और शुरुआती मनाही की परवाह किए बिना अकेले ही गोता लगाने लगा। गियर में फंसी मशीन को बाहर निकाला। निराशाजनक बात यह थी कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, मशीन फिर भी नहीं चली। इसी समय सुनामी की दूसरी लहर उठी और आग सुनामी की चपेट में आ गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, प्रलय का दिन नूह के संदूक से टकराने ही वाला था। प्रकाश की एक किरण ऊपर आ गई और उसके बेटे ने वास्तव में उसका पीछा किया। उसके बेटे के सुझाव पर उसने तार खींच लिया और सुनामी की शक्ति का उपयोग करते हुए प्रभाव बल ने गियर पर फंसी मशीन को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। जैसे ही हैच बंद हुआ, आग का इंजन भी चालू हो गया, लेकिन संकट यही समाप्त नहीं हुआ। आग का इंजन अंततः पूरी तरह से फट गया और उन्होंने सुनामी का सामना किया। प्रभाव के कारण सैकड़ों हजारों लोग धारा के विपरीत पीछे हट गए, धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट से दूर चले गए। संकट अंततः हल हो गया, लेकिन केवल बेटा सामने आया। लेकिन जियाओ शुआई अचानक नहीं गिरे गहरे विचार में, और अचानक प्रकाश की एक किरण निकली जो निगरानी कैमरे के पास गई थी, फिर से दिखाई दी और आग पर सभी ने जीत की खुशी मनाई। ये देखा जा सकता है कि दुनिया के अंत में लोग अभी भी कायम हैं, उनकी मूल ताकत, और वेल्डिंग धनुष ने भी उसे एक अंगूठा दिया। 1 महीने बाद सुनामी ने अंततः बढ़ना बंद कर दिया। ज्वालामुखी की राख भी गिर गई और पृथ्वी अंततः लंबे समय से खोई हुई शांति में आ गई। संदूक ने सभी दरवाजे खोल दिए और लोग सूरज की गर्मी महसूस करने के लिए डेक पर आ गए। सौभाग्य से उन्होंने उपग्रह छवि डेटा के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी की गति के कारण पूरा अफ्रीकी महाद्वीप 7000 फीट ऊपर उठ गया। दूसरे शब्दों में, बचे हुए मनुष्यों को अब क्रूर सुनामी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे इस नई दुनिया में एक नई मानव सभ्यता की शुरुआत करेंगे। हमें ये भी उम्मीद है कि इस बार मनुष्य अपनी रक्षा करेंगे और प्रचंड विनाश करना बंद कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेते आएंगे। बाय।